मैं जब इनको सुन रहा हूँ ना, मेरे शरीर में सिहरन हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे कँपकँपी सी हो रही है। बहुत कम बातें इनकी समझ में आई, लेकिन जो आँखों में इनके आँसू हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है। और लगभग आप जितने लोगों से बात कर रहे हैं ना, ख़ास करके महिलाएँ, जब वो अपनी व्यथा बताती हैं, उनकी आँखों में आँसू होता है और आप पूछ नहीं पाते हैं आपको उनसे क्या पूछना है। आप रुक जाते हैं, आप ठहर जाते हैं, आप बस सुनते हैं उनको, क्योंकि हर एक परिवार, हर एक महिला की एक ही कहानी है। मैं जो समझ पाया वो यही था कि जब दंगाई घर में घुसे तो घर अंदर से ये लोग रोक रहे थे, गेट को पकड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने धक्का दिया, गेट खोला, घर की चीज़ें लूटी। किस प्रकार रो रही थी। ममता सरकार कहती है कि वो एक महिला है और महिला की वेदना वो समझती है, महिला का दुःख समझती है। लेकिन आज ममता दीदी की सरकार है, ममता दीदी पता नहीं कहाँ-कहाँ जाती है, दिल्ली, विदेश हर जगह जाती है, लेकिन उनके अपने राज्य में, उनके लोगों के साथ, मैं लोगों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें उनके भी कई वोटर हैं, उनके लोगों के साथ जिस तरीके से चीज़ें हुई है, ये अभी भी रो रही हैं ये महिला। आप कहाँ डिफेंड कीजिएगा? क्या कहिएगा कि कोई आउटसाइडर आके ये करके गया? आपकी लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था? बंगाल पुलिस क्या कर रही थी उस दिन? क्योंकि बगल में ही थाना है, 5 घंटे तक पुलिस नहीं आई, जैसा लोग बता रहे हैं। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है वीडियो में, पर मैंने कम ही बोला है। निशांत जी ने पूरी घटनाएं जो मुर्शिदाबाद में हुई, बंगाल में, उसकी विभत्स घटनाओं को स्वयं देखकर अनुभव करके आ रहे हैं। उन्होंने सारी डिटेल बताई है। वीडियो बहुत ज़रूरी है। आवाज़ की इस प्रॉब्लम को थोड़ी देर इग्नोर करें और कृपया वीडियो पूरा देखें, यह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री निशांत कुमार आजाद जी। दर्शकों, एक संक्षिप्त परिचय। निशांत कुमार आजाद जी आरएसएस, जो कि एक अद्भुत संगठन है, उसका एक हमारा मैगजीन आता है, ऑर्गेनाइजर, सबको पढ़ना चाहिए, मस्ट रीड। क्या अद्भुत लेख होते हैं, क्या डेटा होता है, सबको मैं रिकमेंड करूंगा। और आप उस अद्भुत मैगजीन के सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और पत्रकारिता में एक अच्छा खासा अनुभव भी रखते हैं। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आपको लगेगा कि हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, पुरानी घटना हो गई है, कुछ पुरानी बात हो गई है, अभी क्यों कर रहे हैं। पर अगर हम और आप अपने भाई बहन जिनके साथ हत्याएं हुई बंगाल में, हम और आप याद नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। मुर्शिदाबाद में एक घटना होती है अप्रैल 2025 में, और आज से नहीं, बहुत पहले से लगातार पश्चिम बंगाल के साथ क्या हो रहा है हम और आप देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, सब कोई देख रहा है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि इसका समाधान कब निकलेगा। क्या पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश हो जाएगा तब? तो जो घटनाएं होती हैं वहां, उसकी डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। निशांत जी और उनकी टीम ने कुछ दिन पहले अद्भुत एक प्रदर्शनी लगाई दिल्ली में। वहां के फोटोग्राफ्स जो है प्रदर्शित किए मुर्शिदाबाद वायलेंस की विजुअल रूप में, और आप अभी देखेंगे आगे वीडियो में। निशांत जी से मैं सबसे पहला सवाल, निशांत जी, क्या जरूरत है 3 महीने पुरानी घटना को उठाने की और बात करने की? संदीप जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने बहुत सही अपने परिचय में भी कहा, और एक जो प्रथम प्रश्न है आपका कि अभी क्यों? आपको अगर ध्यान में होगा तो जब मैंने फोटो एग्जीबिशन और डिस्कशन रखा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और जिसमें वक्ता के तौर पे कंचन गुप्ता जी, स्वपन दास गुप्ता जी, दीप हालदार और प्रफुल्ल केतकर जैसे बड़े लोग थे जो चीज़ों को समझते हैं, बंगाल के इतिहास को जानते हैं, और उसमें लेखन पढ़ने का काम दशकों से करते आ रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि उसका हैशटैग था लेस्ट वी फॉरगेट मुर्शिदाबाद। उसके पीछे पर्पस ये था कि क्या होता है कि घटनाएं आज जिस तरीके से, जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, हर रोज कोई ना कोई बड़ी घटना हो रही है। मैं जब मुर्शिदाबाद से लौट रहा था, उसी दिन पहलगाम हमला हुआ था, और पहलगाम हमला होता है और मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं होती है लोग उसको भूल जाते हैं। उससे पहले कई दिन से उसकी चर्चा हो रही थी। प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, टीवी, बड़े पत्र, अखबार, इन सब में उसका जिक्र बहुत ही नाम मात्र था।
कुछ यूट्यूबर्स जो थे वो लोग ग्राउंड पे विजिट किए थे और उसको कर रहे थे, और उसी में से एक हम भी अपनी पत्रिका के लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट, दो मैं 10 दिन के बाद गया था, लेकिन मेरा पर्पस थोड़ी लेट से जाने का ये था कि मैं तसल्ली से चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकूं, वहां पे जो हालात हुए हैं उसको ला सकूं। कमिंग बैक टू द एग्जीबिशन, उसका पर्पस ये था कि इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां इतने बड़ी घटना होती है और उसको लोग भूलते हैं, दूसरी घटना होती है, पिछली घटना को भूल जाते हैं, जिस तरीके से पहलगाम हुआ और मुर्शिदाबाद को हम भूल गए, तो वो बना रहे। क्योंकि इस तरीके की घटना जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, वो बंगाली समाज या बंगाल के लिए बहुत ही आम हो गया है, और हमारे लिए भी ऐसा हो गया है जो एक सामान्य घटना के तरीके से उसको समझ लीजिए मीडिया लेती है कि अच्छा संदेश खाली हो गया, ठीक है, मुर्शिदाबाद हो गया, ठीक है, पोस्ट पोल वायलेंस ठीक हो, क्योंकि आरजेकार हो गया, ठीक है, क्योंकि बंगाल में इस तरीके की जो चीजें हैं वो आम हो गई, इतनी सामान्य हो गई है कि कह सकते हैं बंगाली समाज ही, बंगाल में मुख्य रूप से दो वर्ग माने जाते हैं, एक कह लीजिए आप उसको क्या बोलते हैं उसको, मैं टर्म भूल रहा हूँ, उसमें जो प्रबुद्ध समाज जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ भद्र लोग, तो भद्र लोग और शुद्र लोग, ऐसे वो अभद्र लोग ज्यादा है। हाँ, लेकिन जो हम लोग भद्र लोग की बात करते हैं वो उसके लिए ऐसी घटनाएं बहुत ही जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते, ठीक है, बंगाल में किसी कोने में इस तरह की घटना हुई है, बस फॉर अ रिकॉर्ड हो गई है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग होता है उसका ये दायित्व बनता है कि ऐसे चीजों का खंडन करे, ऐसे चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखे, बोले। लेकिन हम क्या पा रहे हैं कि ये बंगाल का जो एक क्लास है उससे ये मिसिंग है, और उसके उसके वजह से आप चीजों में देखते भी हैं कि जो परिणाम आते हैं, चाहे जो नाम परिणाम हो या सामान्य हो, वो उस चीज में एविडेंट भी रहता है, जो हम लोग कहते हैं कि उस समाज को जमीन पे क्या हो रहा है वो उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो उद्देश्य यही था कि दिल्ली में इसको करने का कि एक बार फिर से उसकी चर्चा हो, लोग उसको भूले नहीं, जो हमारे लोगों के साथ हुआ है, जो हिंदू समाज के साथ हुआ है, जो वहां पे महिलाएं, बच्चों, उन लोगों के साथ हुआ है। क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। वक्फ के नाम पे एक भीड़ इकट्ठा होती है और बहुत ही प्लानिंग के साथ, अगर जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो मुझे जानकारी मिली कि वो जो हिंसा हुई वो ऐसा नहीं थी कि भीड़ आई और हिंसा करने लग गई। भीड़ आती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, लोग वहां से पलायन करते हैं डर से, तसल्ली से उनके घरे को लूटा जाता है, उसमें जो भी बहुमूल्य चीजें होती है, चाहे वो सोना, चांदी, पैसा, बर्तन, जो भी हो। किसी ने अपने बेटी के विवाह के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा था, किसी ने अपने बच्चे के फ्यूचर में कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसा, तो उन सभी चीजों को आराम से लूटा जाता है, और उसके बाद बहुत ही प्लान्ड वे में उन सभी घरों को आग के हवाले कर दिया जाता है। तो जब आप जमीन पे जाते हैं तो आपको घर नहीं, राख मिलती है वहां पे, और हम कह सकते हैं कि उस राख में उतनी गर्मी होती है 10 दिन के बाद भी, कि उस से 10 दिन पहले वहां पे क्या घटित हुआ था, वो किस इंटेंसिटी का वायलेंस था, एक समुदाय विशेष के द्वारा एक समुदाय के ऊपर किया गया जो अत्याचार कह सकते हैं, जो हिंसा है, वो आप वहां पे उस चीज को देख करके एविडेंट था कि किस इंटेंसिटी के साथ उस तरीके की हिंसा की गई है। तो पर्पस यही था कि महीनों बाद भी उसको एक बार फिर से वापस से चर्चा का विषय बनाया जाता है, क्योंकि वो आम हो गया है एक समाज के लिए, लेकिन ये आम ना हो इसलिए ये चर्चा को रखा गया था। आने वाले समय में चीजें बदले, तो मुख्य उद्देश्य जो था एक तरीके से लोगों को याद दिलाना, और वहां की जो विविध तस्वीरें थी जो जमीन पे बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी, तो वो फोटो एग्जीबिशन के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाना, यही एकमात्र उद्देश्य था। आपने कुछ लोगों का नाम, ये बड़ा अद्भुत प्रयास किया आपने, और आपके साथ जो लोग आए इस कार्य को करने में, कंचन दास हो, अपन दास गुप्ता जी हो, दर्शकों को बता दूं ये लोग अद्भुत लेखक हैं। कंचन दास तो आईएनबी मिनिस्ट्री के लिए एडवाइजर। रूप में भी थे, एडवाइजर के रूप में भी थे। अद्भुत पत्रकार हैं लोग, और ये दोनों लोग कम से कम 45 की जो बंगाल में हिंसा हुई उसके भुक्तभोगी हैं, उनका परिवार। दीप हल्दर है, यंग ऑथर है, जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक अद्भुत किताब लिखी ब्लड आइलैंड, जिनके माध्यम से पहली बार मेन स्ट्रीम समाज, या अभी भी बहुत लोग को जानकारी नहीं, शायद मरी झांकी मैसेकर हुआ था 1979 में। दसियों बीसियों हजार हिंदू बांग्लादेश से जो बेचारे प्रताड़ित होकर आए थे, उनको यहाँ की पश्चिम बंगाल की सरकार ने मारा, अपनी हरमत वाहिनी और अपने पुलिस का इस्तेमाल करके। यह घटना किसी को पता नहीं, हुआ कब? 1980 में।
आप सोच सकते हैं कि कैसे भुलाया जा रहा है हिंदुओं के प्रति अत्याचार जो भी हो रहा है। आपने कहा हम भूले नहीं। 2021 में जब ममता बनर्जी की सरकार बनी, तो मुझे याद है कि जैसे ही बनी उसके बाद तत्काल फिर एक हिंसा का लंबा दौर चला। लोग असम चले गए, 80,000 वहां हेमंत विश्व शर्मा खड़े होकर कह रहे कि भाई इतने लोग आ गए यहाँ पर, मैं इनको कैसे 80,000 से 1 लाख के बीच में। और मेन स्ट्रीम मीडिया जिसकी आपने बात की, या डिजिटल पे लल्लन टॉप सौरभ द्विवेदी जैसा आदमी कहता है कि वहां पर पॉलिटिकल वायलेंस होता रहता है। ऐसे इतनी बात कह के बंगाल के पॉलिटिकल वायलेंस को साइड कर देता है, या वायलेंस लोगों पर हुए वायलेंस को पॉलिटिकल वायलेंस कहकर। बंगाल क्यों भूल रहा है? निशान जी, आपका क्या अनुभव रहा जब आप गए वहां पर? मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या। आपने बताया कि घर जल रहे हैं, इतना अत्याचार कोई कैसे भूल सकता है एक समाज? नहीं देखिए, जब कोई भी चीज़ किसी समाज का हिस्सा बन जाती है ना, जैसे आज मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, वो हमारे लिए, आपके लिए चिंता का विषय है। लेकिन आप अब देखेंगे कि मीडिया संस्थानों ने उन घटनाओं को रिपोर्ट करना बंद कर दिया ऑलमोस्ट। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ आते हैं वो वायरल होते हैं, उसके माध्यम से लोगों को पता चलता है कि क्या हुआ है। और मैं न्यूज़ रूम्स के आपको हालात बता रहा हूँ कि न्यूज़ रूम में हम एक बात कहते हैं कि किसी दिन कोई घटना नहीं होती है ना, तो वो न्यूज़ हो जाता है लोगों के लिए कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। जैसे हम कहते हैं ना कि एक कुत्ते ने आदमी को काटा तो ये न्यूज़ नहीं है, अगर आदमी कुत्ते को काटता है तो उसी प्रकार बंगाल में इस तरीके की हिंसा हो रही है और लगातार बांग्लादेश हो या बंगाल हो, वहाँ हिंदुओं पे इस तरीके से रूटीन अफ़ेयर हो गया है, एनुअल अफ़ेयर हो गया है कि जिस तरीके से उनके ऊपर हिंसा हो गई है, तो जिस दिन हिंसा नहीं होती है, तो उस दिन लोग सोचते हैं कि चलो आज जो है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। ये न्यूज़ रूम के हालात हो गए, बड़े संस्थानों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं पहली दफ़ा, अगर मैं अपना अनुभव की बात करूँ तो 2021 विधानसभा चुनाव के समय पहली बार मेरा बंगाल जाना हुआ और जो चुनाव के कवरेज मैंने किए, तो मेरे लिए एक अलग अनुभव था क्योंकि मैं सुनता आया हूँ बंगाल के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में। बंगाल में जो हिंसा होती रही है, वो उसको भी मैं, चाहे उससे पहले जो पंचायत चुनाव हुए उसके बारे में लिखता रहा। और जब हम लिख रहे होते हैं तो हम, कई बार होता है कि जो इतिहास है किसी भी राज्य का, देश का, उसको खंगालते हैं तो जो बंगाल का इतिहास रहा है पॉलिटिकल वायलेंस का, वो इतिहास बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है कि सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में वहाँ पे लोग मारे जाते रहे हैं, पॉलिटिकल हिंसा का शिकार हुए। तो ये वहाँ के समाज के लिए कुछ नया नहीं है। जब ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो ऐसा लगता है कि चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि ममता बनर्जी जब सत्ता में आई तो किस तरीके की लड़ाई लड़के आई वो हम सब ने देखा प्रमुखता से। और सड़क की लड़ाई हो, किस तरीके से उन्होंने लेफ्ट के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी और सत्ता पे काबिज होती हैं। लेकिन बदलता कुछ नहीं है, क्योंकि कमोबेश लोग जो वहाँ के हैं वो बताते हैं कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ, जो लेफ्ट के कैडर थे वो कहीं न कहीं टीएमसी का हिस्सा बन गए, उस राजनीति का, उस सत्ता का हिस्सा बने। और वही कल्चर, इसलिए आपको जो सिंडिकेट कल्चर है, जो वायलेंट कल्चर है, वो दिखता है। आप जो लोग जानते हैं बंगाल को, वो जानते हैं कि बंगाल में किसी मोहल्ले में अगर एक छोटी-सी बिल्डिंग भी बननी है, तो लोकल सिंडिकेट तय करेगा कि वो गिट्टी कहाँ से खरीदी जाएगी, वो बालू कहाँ से लिया जाएगा, वो सीमेंट कहाँ से लिया जाएगा। तो आप भले ही अपना घर बनवा रहे हों, लेकिन आपको इतनी आज़ादी नहीं है कि वो चीज़ आप कहाँ से ले आएँगे। ये वहाँ का लोकल, कह लीजिए टीएमसी के लेफ्ट के कार्यकर्ता तय करते हैं कि वो चीज़ें कहाँ से आएगी, जिसको हम लोग सिंडिकेट राज कहते हैं। और चुनाव के समय में हमने ये टर्मिनोलॉजी सुना भी था। हम इसको पीछे छोड़ते हैं। चुनाव परिणाम, हर राज्य में आप देखते हो कि जब चुनाव परिणाम होता है, तो एक सत्ता पक्ष होता है जो जीतता है चुनाव, और उसकी खुशियाँ मना रहा होता है, और जो एक पक्ष होता है जो चुनाव हारता है, वो खंडन करता है कि हम चुनाव किस वजह से हारे। मैं अपना अनुभव साझा कर रहा था। बंगाल चुनाव क्यों मेरे लिए अलग रहा? क्योंकि जिस दिन चुनाव परिणाम आए, उस दिन एक पक्ष खुशी मना रहा था और उस खुशी में बहुत लोगों की बलि दी जा रही थी। आप जब चुनाव पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट मिलते हैं, कभी किसी पार्टी के कार्यकर्ता मिलते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति मिलता है, कभी बूथ वर्कर मिलता है, तो आप सभी लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं आगे के लिए। जब चुनाव परिणाम आए तो मुझे कई सारे फ़ोन कॉल आने शुरू हुए। तो
मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि परिणाम आ गया है, तो मुझे क्यों कॉल किया जा रहा है? मैंने फ़ोन उठाया और जब मुझे बातचीत मैंने शुरू की तो बार-बार कई लोगों के अलग-अलग कॉल आए और सब एक ही सिचुएशन में थे कि वो सभी हिंसा के विक्टिम थे। कोई कहीं खेत में छुपा हुआ था, कोई कहीं अपना घर छोड़ के कहीं दूर जा चुका था। तो जो सिस्टमैटिक वायलेंस चुनाव परिणाम के बाद लोगों के ऊपर वहाँ पे किया गया एक वर्ग के द्वारा और उसके आप सेंटर में देखेंगे तो अगेन पोस्ट पोल वायलेंस के सेंटर में एक आध घटना को छोड़ दिया जाए तो भाजपा के कार्यकर्ता मुख्य रूप से हिंदू समाज और मैंने आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे एक घटना होती है। वैसे तो अनगिनत वहाँ पे रेप की घटना हुई, लेकिन कुछ जो घटनाएँ जो वहाँ पे जो रेप विक्टिम थी जिनसे मैं मिला, तो कई सारी ऐसी घटनाएँ थी कि आप समझ सकते हैं कि जो बूढ़ी महिलाएँ थी, उनको भी रेप का शिकार बनाया गया क्योंकि वो हिंदू थी। और जब उनका बलात्कार किया जा रहा था, उनके साथ हिंसा की जा रही थी, तब उनसे कहा जा रहा था कि जैसे तुम्हारी माँ है काली है वैसे तुमको नंगा करेंगे, उस तरीके से मारेंगे और तमाम चीज़ें जो एक हिंदू होने के नाते आपको बहुत ही लगेगा कि क्यों इतना घृणा करता है एक समुदाय, एक पार्टी के लोग हमसे। तो ऐसी तमाम कहानियाँ हैं और ऐसे तमाम शब्द हैं जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कई सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं, मैं रेप विक्टिम से मिलता हूँ और सभी के सेंटर में वो हेट एक वर्ग विशेष के विरोध में, एक एक धर्म के खिलाफ और उसके सेंटर में कौन था? तो वो हिंदू समाज था। आगे बढ़ते हैं, संदेश खाली होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, बीच-बीच में कई सारे भाजपा कार्यकर्ता हैं, जस्ट फॉर बीइंग हिंदू उनको लिंच किया जाता है, उनको हत्या और हम सभी सोशल मीडिया में फ़ोटो देखते रहते हैं कि किस प्रकार टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि किसी न किसी कनेक्शन से हमें पता चलता ही है कि वो किसके कार्यकर्ता हैं, किसके लोग हैं। तो किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करके हिंसा की जाती है, वो हम सभी देखते रहते हैं। कट टू 2025 संदेश यहाँ मुर्शिदाबाद होता है। मुर्शिदाबाद में भी वक्फ के नाम पे हिंसा होती है, लेकिन कि वक्फ का हिंदू समाज से कोई लेना-देना नहीं। हम सभी जानते हैं कि वक्फ में जो अमेंडमेंट हो रहा है, उससे हिंदू समाज का कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जब हिंसा हुई, तो उसके केंद्र में हिंदू समाज था। आइडेंटिफ़ाई किए गए घरों को चिन्हित किए गए, उनमें आग लगाई गई, उनमें हिंसा की गई, उनको लूटा गया, तमाम चीज़ें की गई। एक गाँव है वहाँ पे जाफराबाद जो एरिया है पूरा कह सकते हैं वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है वो और वहाँ पे उसके बगल में ही एक छोटा गाँव है जो हिंदुओं का गाँव है। उस गाँव में संयोग से एक मुस्लिम परिवार का भी घर था। ठीक है? हम होता है ना देखते हैं आमने-सामने घर होता है। सड़क के इस तरफ हिंदू का घर है, सड़क के उस तरफ जो है मुस्लिम का घर है। हिंदू का घर को जला दिया गया है, लूट लिया गया है, तमाम चीज़ें और जो सड़क के उस पार जो मुस्लिम व्यक्ति का घर है, वो घर आपको उसी प्रकार दिखेगा। होगा मेरे पास अगर फ़ोटो होगी तो मैं आपको साझा करूँगा। वो घर अनटच्ड था, जिसको हम कहते हैं ना कि जिसको छुआ भी नहीं गया था। तो इससे पता चलता है कि हिंसा किस प्रकार हुई है, इनके अगेंस्ट में हुई है। साथ ही चलिए आपको मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि वो जो हिंदू हैं वो वोटर हैं क्या कहते हैं भाजपा के इसलिए उनको हिंसा बनाया हुआ है। मंदिरों को चिन्हित किया गया 6 से ऊपर तकरीबन 8 से 9 मंदिर को तोड़ा गया है बहुत ब्रूटली उनके उनके मूर्तियों को तोड़ा गया है उसमें जो आप साजो-सज्जा के सामान होते हैं उनको तोड़ा गया है उनमें जो माताओं के जो मूर्ति होती है उनमें जो गहने पहनते हैं उन लोगों को लूटा गया है। हेट्रेड का स्तर देखिए, जब हिंसा की जा रही थी और जब आग लगाए जा रहे थे, तो जब आग लगाई जाती है तो सबसे पहले लोग ढूँढते हैं कि पानी कहाँ है ताकि उससे उस आग को बुझाया जा सके। और जब गर्मी होती है, आग की गर्मी तो लोग पानी पीने के लिए भी भागते हैं, तमाम चीज़ें पानी का बहुत सारा उपयोग होता है, हम सभी जानते हैं। जो वहाँ पे पानी टंकी थी उस गाँव में, उस पानी टंकी में ज़हर मिला दिया जाता है ताकि कोई उस पानी को पी ना सके। और ये कहानियाँ नहीं हैं, ये सब जब मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है और बाद में जब हाई कोर्ट ने कमिटी बनाई है एक, ठीक है? उस कमिटी में ये शब्द-ब-शब्द पाए गए हैं कि किस तरीके से टंकी में पानी मिलाया गया ताकि लोग उसको पी ना सकें और अगर पिएँ तो वहीं मर जाए। ये
आप देख सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम, आप जितना एक्सट्रीम हेड सोच सकते हैं आप सोच लीजिए, वो हुआ है मुर्शिदाबाद में। ठीक है, मूर्तियां तोड़ी गई है, हिंदुओं को लूटा गया, ये तमाम चीजें हुई हैं। ठीक है, तो आप डर की स्थिति ये थी कि जब 10 दिन के बाद भी हम वहां गए हैं, मैंने एक घर पाया जिस घर में लोग तो थे, लेकिन वो घर में अंदर से ताला लगा हुआ था। मैं इसलिए वो देख पाया क्योंकि वो लोहे का दरवाजा होता है, तो आप बाहर से अंदर की तरफ देख सकते हैं। तो उस लोहे के दरवाजा में अंदर से ताला मारा हुआ था और उस घर के अंदर कुछ सदस्य थे। मेरे पूछने पे कि आपने घर में तो आप लोग हैं, तो ताला क्यों मारा हुआ? तो उनका ये था कि वो लोग कभी भी आ सकते हैं और कभी भी फिर से हिंसा कर सकते हैं। और जब आप पाएँगे कि वहाँ पे लोगों का एक ही डिमांड था कि बीएसएफ, वी वांट बीएसएफ कैंप हियर। क्यों? क्योंकि उनको ममता पुलिस में, टीएमसी की पुलिस में विश्वास नहीं है। क्योंकि जब मैं लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि मुर्शिदाबाद में कि जो पुलिस थाना होता है, पुलिस स्टेशन बोलते हैं, वो वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी थी और हम सभी जानते हैं कि 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में पुलिस जाएगी तो ऑब्वियस है वो जीप से जाएगी, तो उसको तय करने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा भी नहीं लगेगा। लेकिन घंटों तक वहाँ पे हिंसा होती रही, जब तक बीएसएफ की टुकड़ी वहाँ पे नहीं पहुँची है, तब तक वो हिंसा होती रही, लोगों को लूटा गया, लोगों के घर जलाए गए। तो इस प्रकार जो जो कहते हैं ना कि सिस्टमैटिक वायलेंस अगेंस्ट अ कम्युनिटी, अगेंस्ट अ रिलीजन, वो दैट इज़ क्वाइट एविडेंट इन वेस्ट बंगाल, और मुर्शिदाबाद इज़ द रिसेंट एग्जांपल ऑफ दैट। ये एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, ये करीब कितने लोग प्रताड़ित, कितने हिंदू प्रताड़ित हुए होंगे इस पूरी देखिए, प्रक्रिया में? सैकड़ों घरों को कारण की संख्या। मैं बता रहा हूँ। देखिए, अ, सैकड़ों घर को आग के हवाले किया गया। तकरीबन 5-6 गाँव थे जिसमें जाफराबाद, धुलियान है, सूती है, शमशेरगंज है, जांगीपुर है, रानीपुर है, बेतबोना है। ये गाँव के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे हिंदू रहते हैं और यहाँ पे हिंसा हुई। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक गाँव में 20 घर भी होते हैं, मान लीजिए, तो ऐसे दसियों गाँव हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने घर हुए। और सामान्यतः एक घर में अगर 5 सदस्य भी मानते हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सैकड़ों की संख्या में हिंदू इससे प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में। उनको उनकी दुकानें लूटी गई, दुकानों को आग लगाया गया, ना सिर्फ़ उनको आप कह लीजिए कि धार्मिक रूप से उनको चिन्हित करके उनको किया गया, उनको इकोनॉमिकली भी डैमेज किया गया, ताकि वो दोबारा से उठ खड़े ना हो पाएँ। समझ रहे हैं? उनके दुकानों को, जिनके 20 लाख, 30 लाख की पूँजी थी, और बड़े दुकानों में आग लगाई गई है, जो लोग वहाँ रहते हैं। जो जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनको भी नहीं छोड़ा गया। मैं एक घर में गया था जहाँ पे सैकड़ों संख्या में कबूतर हैं। हिंदू समाज में बहुत लोग कबूतर को पालते हैं, आप जानते होंगे। हमारे भी बाप-दादा पालते थे उसको, अब नहीं पालते हैं। तो एक घर में सैकड़ों की संख्या में कबूतर थे और उन सभी कबूतरों को जला दिया गया। तो ये जो एक घृणा है, जो हिंदुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, तो ये इन हिंसाओं में आपको बहुत ही आसानी से मिलेगा। आप छोड़िए, मतलब मानवता कितनी शर्मसार हो गई होगी। एक विकलांग है, दिव्यांग कहिए, दिव्यांग के परिवार को भी लूट लिया जाता है। उसकी बीवी, उनकी पत्नी को कोई बीमारी थी और उसके इलाज के लिए उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए, वो उन पैसों को लूट लिया जाता है। उनके संदूक में आग लगा दी जाती है और जो घर में राशन पानी वो सब लूट लिया जाता है, कि इतना, एक कहते हैं ना, इतनी क्लींसिंग, कि वो लौट कर, क्योंकि मुर्शिदाबाद क्या है, मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, तो वो लोग डर से वहां से फुल टाइम पलायन कर जाएं, ताकि उनकी उनके जमीन पे, उनके जायदाद पे, उनकी प्रॉपर्टी पे एक समुदाय विशेष जो है उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल कर सके, उनको वापस से अपने हिस्से में ला सके। तो ये दिखता है बंगाल में। हम क्या कहें, ये तो वहाँ पे मैंने शुरू में कहा कि ये इतना आम हो गया है कि अब लोग चर्चा करना भूल गए हैं। तो मेरा उद्देश्य वही था कि एक बार फिर से लोगों के मस्तिष्क में इसको डाला जाए कि हम जो भूल रहे हैं, और हम इसको अगर भूलेंगे तो ये हिंसा होती रहेगी। हम अगर उस हिंसा को रोक नहीं सकते हैं, तो कम से कम उसको लेके आवाज़ उठा सकते हैं, ताकि वो सरकारों के एडमिनिस्ट्रेशन के स्मरण में रहे, और शायद ऐसा हो कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हो। निशांत जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा मैं, क्योंकि आपने बताया कि जिस दिन आप वहां थे, उस दिन पहलगाम की भी घटना हुई,
पहलगाम में भी 26 लोगों को हिंदू मानकर, जानकर, पूछकर मारा गया। उस पर देश में, पूरे देश में एक उद्वेलन हुआ और उसका नतीजा हमने देखा कि किस हद तक बात गई कि अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स तक पाकिस्तान के तबाह किए गए भारत की जी। तरफ से। अद्भुत काम ऑपरेशन सिंधु आज भी चल रहा है, चलता रहना चाहिए। मुर्शिदाबाद में भी हिंदू मानकर, जानकर, पूछकर उनके घर जलाए गए, उनको जान से मारा गया। आपने बताया उनकी संपत्ति, उनका सब कुछ छीना गया। पहलगाम में तो पर्यटक थे, यहाँ तो निवासी थे। जिस प्रकार का बदला पहलगाम का ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया गया, हम बंगाल में यह बदला क्यों नहीं ले पा रहे? जिस समुदाय विशेष की आप बात कर रहे हैं वो इस्लामिक समुदाय है। हम बदला किस प्रकार से ले पाएंगे? हमारे पास समाधान क्या है? कुछ है भी या नहीं? या देखिए आने वाला चुनाव फिर से ममता जीतेगी अपने फर्जी वोटरों के बहाने से, और फिर वही हिंसा होनी है जो 21 में हुई थी। देखिए इसका समाधान क्या है? समाधान जो है वो हम मुख्य रूप से अगर बात करेंगे, हम सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक की अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं और उनके आप जब वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे तो उनका साफ कहना है कि एक वोट बैंक इतना स्ट्रांग हो गया है कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं जब ऑफ द रिकॉर्ड आप उनसे बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेटेड वोट आपको मिलता है जिसकी वजह से आप सत्ता में आते हैं। और अगर ममता बनर्जी की राजनीति का चरित्र आप देखें तो आपको समझ में आएगा, चाहे वो सीएए हो, ठीक है, चाहे वो वक्फ हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, अभी बांग्लादेशियों का मुद्दा हो, ठीक है, रोहिंग्या का मुद्दा हो, इन सभी चीज़ों पे उनका स्टैंड साफ दिखता है। और कहीं न कहीं और वो किसी वजह से अपने उस वोट बैंक को नहीं खोना चाहती है। भले ही इसके वजह से बंगाल जल जाए, बंगाली अस्मिता खतरे में आ जाए, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका जो एजेंडा है एक तरीके से जब आप उनके नेताओं से बात करते हैं तो उनका होता है कि अभी चुनाव जीतना और 5 साल कैसे उसको उस सरकार को चलाना, उनका इतना ही एजेंडा होता है। उनको बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब रही समाधान की बात। समाधान तभी होगा जब वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होगा। ऐसा जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप पाते हैं कि ये सब तभी रुकेगा जब एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाली सरकार वो बनेगी और वो वहाँ पे एक भाजपा ही दूसरा एक उपाय दिखती है। कांग्रेस वहाँ पे है नहीं, अन्य दल है नहीं। तो जो विपक्ष मजबूत विपक्ष की स्थिति में सिर्फ़ और सिर्फ़ बीजेपी है। तो बीजेपी शायद अगर सत्ता में आती है आने वाले दिनों में तो शायद वहाँ के हालात बदलेंगे और वहाँ के जब हालात बदलेंगे तो शायद जो वहाँ के हिंदूज़ हैं उनके भी हालात बदलेंगे। क्योंकि बीजेपी अपीज़मेंट पॉलिटिक्स नहीं करती है, बीजेपी सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करती है। बीजेपी कम से कम एंटी हिंदू नहीं है। एंटी हिंदू नहीं है। साथ ही अगर आप बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना तो किसी भी राज्य में ख़ास करके बीजेपी को ना लॉ एंड ऑर्डर के लिए माना जाता रहा है, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो। गुजरात में एक आध घटना को छोड़ दिया जाए तो किस प्रकार से गुजरात में चीज़ें बदली हम सबने देखा। उत्तर प्रदेश जहाँ पे इतनी हिंसा होती थी, माफियाओं का राज था, तमाम गुंडों का राज था और वहाँ पे योगी जी के आने के बाद कैसे चीज़ें बदली। असम में हिमंता बिस्वा की सरकार आने के बाद किस तरीके से जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो या लैंड ग्रैबिंग का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो। अपीज़मेंट पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट असम में खत्म हो गई। मुस्लिम अपीज़मेंट पॉलिटिक्स की बात करेंगे, बिहार में देख लीजिए। बिहार में हाल फिलहाल की कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए, तो कमोबेश सभी बड़े जो भी माफिया होते थे, सभी या तो जेल में हैं या फिर अब नहीं रहे, ठीक है? तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एक जो हम कहते हैं कि भाजपा के आने के आज तो हाँ, दिल्ली में हाँ, दिल्ली में देख लीजिए, तो ये जो एक लॉ एंड ऑर्डर जो कि स्टेट में किसी भी प्रकार का जो वायलेंस होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है और हमारा भी यही प्रश्न था। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो जाती है हर बार और ममता दीदी को पता नहीं चलता है? तो ये सवाल हम पूछ रहे थे। तो शायद अन्य राज्यों की तरह एक बार जब अगर अगर सत्ता परिवर्तन होता है बंगाल में, तो शायद वहाँ के हिंदू चैन की सांस ले सकें, क्योंकि अभी बंगाल इज लाइक अ सेफ हेवन फॉर एनी इलीगल थिंग। जैसे मान लीजिए बांग्लादेश, आपने पाया होगा कि मुजीबुर रहमान के जो जो हत्यारे थे, वो बहुत दिन तक यहाँ बंगाल में आइडेंटिटी बदल के वहाँ पे छुपे रहे। बहुत हाल में जाके उनको पकड़ा गया है। हिंसा
जो कि बिहार और यूपी में प्रमुख रूप से होती थी, खास करके चुनावी हिंसा की बात करें तो हम लोग, चाहे वो पंचायत इलेक्शन के समय में हो या विधानसभा चुनाव के समय में हो, बिहार और यूपी बदनाम हुआ करते थे। लेकिन आप देख लीजिए पिछले 1 दशक से ज़्यादा हो गया है, मुझे तो याद है कि 2005 के बाद से अ, बिहार में इस तरीके की हिंसा नहीं हुई कि चुनाव के दौरान चिन्हित करके लोगों को मारना, जलाना, काटना, क्योंकि वो एक समुदाय विशेष जो है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्टर है, इस तरीके की हिंसा आपको बिहार, यूपी में देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है? पिछले 1 दशक से ज़्यादा में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बिहार से आता हूँ और मैंने वो दौर भी देखा है कि बिहार में क्या हुआ करता था और बिहार में अब क्या है। एक वक़्त था जब हमारे क्लास के बाहर से हमारे दोस्तों को किडनैप कर लिया जाता था। मुखिया का चुनाव होता था तो कैसे गाँव में हैंड पंप बनाए जाते थे। अब आप देखिए इवन जब मुर्शिदाबाद में आप देखेंगे जो भी जितनी हिंसा के दौरान ये जो प्रयोग की जो जाने वाली चीज़ें, सभी वो क्रूड बम जो हम लोग बोलते हैं हैंडमेड बम, वहाँ बीबीसी ने आई थिंक बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री की थी कि ये जो जो एक तरीके से उद्योग कह लीजिए, हम लोग इसको उद्योग कहते हैं। ये जो बम बनाने का जो उद्योग है बंगाल में, उसके वजह से हजारों की संख्या में कई लोगों की आंखें चली गई, कई लोगों के हाथ चला गए, कई के पैर चले गए, कोई ना कोई अंग खोया है जो वो बॉम्ब मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते थे। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन लोगों को कमोबेश सपोर्ट किया जाता है क्योंकि उनका समर्थन इनको चुनाव के दौरान मिलता है। तो बंगाल में अगर इसको बदलना है तो वहाँ सिम एक ही उपाय है कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होना, तभी शायद जो है हालात बदलेंगे। नहीं तो मुझे लगता है मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएँ जो है आने वाले समय में भी मैं आशा करता हूँ ना हो, लेकिन जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है क्या कहते हैं बंगाल के अंदर, जिस तरीके से बाहर से रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, वो लोग आकर के यहाँ रह रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोकल मुस्लिम्स हैं, वो भी कहीं न कहीं इस इन लो जो जो कह सकते हैं कि जो भी कुछ लोग हैं, वो भी इन लोगों से परेशान हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये इन्हीं के राइट्स को खा रहे हैं। इन्हीं के लैंड को इनके भी लैंड को ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हिंदू, बंगाली हिंदू सिर्फ़ जो है ये आउटसाइडर इन्फिल्ट्रेशन उसका शिकार बन रहा है। जो एक एक छोटा वर्ग जो है मुस्लिम समुदाय का, वो लोग भी कहीं न कहीं इस सभी से अफ़ेक्टेड हैं। तो लोकल पॉपुलेशन हैंड इन ग्लव्स विद द आउटसाइड पॉपुलेशन बैक्ड बाय पॉलिटिकल सपोर्ट और इन सभी के वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो ईशान जी, आपने ये अद्भुत कार्य किया कि आपने इसी घटना को हमको वापस याद दिलाया और मतलब स्वयं जमीन पर उतरकर उसको आपने बाकायदा उसकी प्रदर्शनी भी लगाई और ऑफ कोर्स वी शुड नॉट फॉरगेट एट ऑल। मैं और एक हमारा चीज़ प्रयास देखिए जोड़ना चाहूँगा इसमें ममता दीदी हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करती है। जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, तो मैं आपको बताऊँगा क्योंकि मुझसे ये जुड़ा हुआ है। कई महिला पत्रकार उन्होंने स्टेट छोड़ दिया। दे शिफ्टेड टू दिल्ली क्योंकि उनको हाउंड किया जा रहा था, उनको टारगेट किया जा रहा था। कई नाम ऐसे हैं जिनके जो स्टेट एग्रीडेशन कार्ड होता है ना, हम सभी जानते हैं कि हर राज्य सरकार वो आपको एक कार्ड बना के देती है जो अच्छे पत्रकार हैं, जो एक अनुभव के बाद जिनको विधानसभा कवर करना होता है, सरकार कवर करना, उनको एक कार्ड बना के देती है। कई लोगों के वो कार्ड एक तरीके से छीन लिए गए और वो महिला पत्रिकाएँ दिल्ली शिफ्ट हो गईं ताकि वो सेफ रह सकें। तो इससे आपको पता चलेगा कि कोई भी वहाँ पे सेफ नहीं है। बंगाल में ना सिर्फ हिंदू बल्कि एक वर्ग जो कि ममता के खिलाफ लिखता है, उनके खिलाफ बोलता है, वो भी वहाँ पे कोई भी जो है सुरक्षित नहीं है। और बंगाल का जो माहौल है वो पूरे तरीके से जो है असुरक्षित माहौल हो गया है। और इस सब को बदलने में ना सिर्फ सरकार बदलने से होगा, वहाँ के जो समाज है, जो प्रबुद्ध समाज है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि पहले कहावत होती थी कि बंगाल जो आज सोचता है, भारत उसको या पूरा बाकी भारत उसको बाद में सोचता है। ये कहावत अभी बहुत पुरानी हो चुकी है। बंगाल को, बंगाल के प्रबुद्ध समाज को, उसको सोचना पड़ेगा कि हमें बंगाल के हालात कैसे बदलने हैं और उनको खुल के बोलना होगा, उनको लिखना होगा, तब जाके शायद हालात बदलेंगे बंगाल में। आपने जो कहावत बताई, भगवान बचाए ऐसे भविष्य, भारत के भविष्य से,
जो इस समय बंगाल का वर्तमान है, मुझे तो लगता है कि बंगाल में जो प्रबुद्ध वर्ग हुआ वो वहाँ की एनोमली। अभी जो हरकतें हैं, जो पता नहीं इस बंगाल के हिंदू समाज को क्या क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए। तो उन्हें सब कुछ दिख रहा है, दिख रहा है कि उनका एरिया दायरा सिमट रहा है, मुसलमान तंत्र जो है वो समेट रहा है और अपना कब्जा बनाता जा रहा है। और फिर भी सर एरिया छोड़ दीजिए ना, आपको जो जब कलकत्ता में बहुत सारे एरिया हो गए हैं जहां अब हिंदू अपनी प्रॉपर्टी बेच के जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में या तो उसको जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाएगा, या जब वो बेचने जाएंगे तो उनको उस समय का मूल्य नहीं मिलेगा जो उस प्रॉपर्टी का होना चाहिए। तो लोग हालात और बिगड़े, इससे पहले ही मेरे कई साथी हैं जो पत्रकार हैं, जो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस, वो लोग अपनी प्रॉपर्टी मुसलमानों को ही बेच रहे हैं, क्योंकि दूसरा वहाँ हिंदू समाज खरीदेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे संख्या में परिवर्तन हो गया है उनके। तो औने पौने दाम पे आप उसी समाज को बेच के बस वहां से अपनी धरती को, अपने घर को प्रणाम करके वहां से निकल रहे हैं। तो इस तरीके के हालात बन गए हैं वहां। और आपने उदाहरण दिया, मैं आज अपना पर्सनल उदाहरण देता हूँ। मेरे जानने वाले हैं, बहुत सीनियर लखनऊ में बंगाली ये भट्टाचार्य सर है। और बंगाल छोड़े बहुत समय हो गया, कलकत्ता में उनका पुश्तैनी मकान है। आज वो 73 साल की उम्र में पत्नी के साथ तबीयत खराब होने के बावजूद आज कलकत्ता जा रहे हैं, कई दिन से चक्कर काट रहे हैं कि उनका वो घर बिक जाए। बेच भी चुके हैं पर वो मूल्य नहीं मिल रहा, केस लड़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। 77 साल का बूढ़ा आदमी परेशान है। संदीप जी, जो आप जिस बता तरीके से आपने पर्सनल पहलगाम वाली बात कही ना, जिस तरीके से कश्मीर से कश्मीरी हिंदू एक बार पलायन कर गए हिंसा के बाद 90 के दशक में, जो वहां पे भी जो जिस तरीके से टारगेटेड हिंसा हुई, और उसके बाद जो वहां से कश्मीरी हिंदू समाज जो एक बार पलायन कर गया, और आज सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं आ पाया है, और लोग नहीं लौट के जा रहे हैं अपने, कुछ कुछ संख्या में लोग जा रहे हैं, लेकिन जितने लोग वापस गए, वहां से निकले उस हिंसा के वजह से, वो लौटे नहीं आज तक एक तरीके से। कमोबेश यही स्थिति बंगाल के भी कई जगहों में हो रही है जहां से हिंदू पलायन कर रहा है, और वो शायद ही कभी वापस जाएगा। वो अपनी जमीन को, अपनी मातृभूमि को, अपने घर को छोड़ करके वहां से निकल रहा है। और कह सकते हैं कि बंगाल में आज कई छोटे छोटे कश्मीर बन गए हैं जहां से हिंदुओं पे हिंसा की वजह से हिंदू पलायन कर रहा है। फिल्म भी आ रही है बंगाल फाइल्स, टैगलाइन भी वही है कि कश्मीर हर्ट यू, बंगाल विल हॉन्ट यू। हम्म। अब आप जो बता रहे हैं, अब तमाम कहानियां हैं, अशोक कुमार नाइट्स की कहानी है जो भट्टाचार्य सर ने स्वयं बताई कि कैसे बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज आए थे 1977-76 में कलकत्ता में शानदार शो करने के लिए। और वहां पर 50,000 ऑडियंस के साथ 2 दिन तक रेप हुआ, लाशें मिली, ये लोग भाग गए, बहुत बड़ा कांड हुआ। फिर वामपंथी समाज था ना, तो वहां की घटनाएं बाहर नहीं आती कभी नहीं। आपने ऋषि बागरी यूपी बिहार का नाम है लेकिन बंगाल के बारे में बात भी नहीं करोगे बिल्कुल, वहाँ। ऋषि बागरी जी ने एक अभी हाल ही में एक लिस्ट साझा की थी, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं वो। उन्होंने एक लिस्ट दी कि पिछले 2 दशक में या पिछले 1 दशक में बंगाल से इंडस्ट्रीज कैसे बाहर निकली है, और वो सभी अन्य राज्यों में, कोई गुजरात, मुंबई, यूपी, अन्य प्रदेशों में जाके स्टैब्लिश हो रहा है। तो बंगाल से सिर्फ ना हिंदू निकल रहे हैं, बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत चरमरा गई। आप देखेंगे कि राज्य के ऊपर कितना लोन है, नए इंडस्ट्रीज नहीं लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है बंगाल। तो बंगाल एक तरीके से कह सकते हैं कि खोखला होता जा रहा है हर तरीके से, चाहे वो बंगाली संस्कार हो, बंगाली अस्मिता हो, बंगाल में अर्थ की स्थिति हो, सभी प्रकार से बंगाल धीरे 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 वो खोखला होता जा रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में मर रहा है तो उसमें कोई शंका नहीं। केंद्र टूट में रहा है तो केंद्र में। भाई बांग्लादेश में भी कोई भी कुछ भी हो, पहले हिंदू मारा जाता। जी। बांग्लादेश बंगाली था, अति हम्म। बुद्धिजीवी था जो बर्बाद कर दिया बंगाल को, और क्या कहा जा सकता है। तो फिर निशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, आपने अपनी जानकारी अनुभव हमसे साझा किया, पीड़ा साझा की। तो बड़ी जरूरी है, अपनी पीड़ा हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो पहलगाम में मरे वो भी हम और आप ही थे, और जो बंगाल में मर रहे हैं वो भी हम और आप ही थे। बस यही कह सकते हैं, अब ये याद रखना बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपकी क्या राय है, आपके क्या अनुभव है, आप कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो यदि उचित लगा हो, जरूरी लगा हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बात दूर तक जाए, ये हमारी आकांक्षा है। और ऑर्गेनाइजर जरूर पढ़ें, पंचजन्य भी जरूर पढ़ें,
और चैनल जरूर सब्सक्राइब करने का बहुत नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद संदीप।